दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत का जनाब इलेक्शन होने जा रहा है परसों, और बरतानवी अखबार थिंक टैंक की मैं खबरें पढ़ रहा था, इसमें वो कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ इमरान खान से कहीं बेहतर वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अभी मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुन रहा था, लाड़काना में फरमा रहे थे, और वो फरमा रहे थे कि नवाज़ शरीफ जब आएंगे, लग तो ऐसे रहा कि उन्होंने मान लिया कि वो आएंगे और आने के बाद जो उनको लेके आ रहे हैं उन्हीं के साथ लड़ेंगे। मतलब उनका इशारा ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। ये 1 घंटा नवाज शरीफ साहब को दिया अपने प्रेस्टिजियस पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि अस्यूम करें कि अब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए तो पाकिस्तान क्या होगा, पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात क्या होंगे, पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री बैलेंस कहाँ पे स्टैंड करेगा, इदारों के साथ नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात क्या होंगे, क्या पुरानी हिस्ट्री के ज़ेर असर और ज़ेर साया रहकर नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी वजारत उज़्मा अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं गुजारेंगे, या उसके तसल्लुस से आज़ाद होकर कुछ नया कर दिखाएंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, मुजीब रहमान शामी साहब, डॉक्टर हसन रशीद रिजवी साहब, रसूल बख्श रईस साहब, सलमान गनी साहब, शीर साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मसूद रज़ा साहब। शामी साहब, नवाज शरीफ साहब नए नवाज शरीफ होंगे या पुराने होंगे? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। वाह। देखिए, नवाज शरीफ साहब कुछ नए भी होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, मिक्स होगा, मिक्स होगा। इदारों के साथ ताल्लुकात आपके ख्याल में कैसे होंगे उनके अब की दफ़ा? देखिए, इस वक्त सर शामी साहब, गिवन द फैक्ट कि कोई टर्म उनकी पूरी नहीं हो सकी, चाहे कसूर जिस तरफ भी था उसको छोड़े। देखिए नवाज, इस वक्त एक बात तो है ना कि हमारे सबसे सीनियर सियासतदान जो हैं इस वक्त जनाब वो नवाज शरीफ साहब हैं। बिल्कुल। और उनका कैरियर शुरू होता है 1985 से, 84-85 से, बल्कि उससे भी पहले, जब कौंसलर का 81 से पहले जब वो वजीर थे, 81 में, बल्कि उससे भी पहले कहने जब वो तहरीक इस्तक़लाल में शामिल हुए। अच्छा ठीक है, 77 में आई थिंक 77 के बाद 79 में आए थे। 79 में तो एयर मार्शल असगर खान के साथ रहे। बिल्कुल सही। और एक लंबी कहानी है ना, तश्कील और तकमील फ़न में जो भी हफीज़ का हिस्सा है वो निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 रोज़ की बात नहीं। ठीक है। तो वो सूबाई वज़ीर रहे, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म हुए, और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म हुए ना। यानी जब ऐसा था कि समझा गया कि अब तो उनको कोई चैलेंज दरपेश नहीं है। 1997 में 2/3 मेजॉरिटी ली, 2/3 मेजॉरिटी, हुकूमत गवा दी, 2/3 मेजॉरिटी उनकी। जब ये था कि चैलेंज नहीं था तो हुकूमत गवा दी, कोई चैलेंज नहीं, तो फिर वो हुकूमत चली गई। और जब नहीं था कि वो आएंगे तो वापस आके प्राइम मिनिस्टर एटमी धमाका किया। बिल्कुल, एटमी धमाका किया, उसकी अपनी तवानाई हासिल की, एक एटमी ताकत उनको भी तो मिली ना उससे। वाह। ठीक है ना, लेकिन वो फिर एटमी ताकत जो थी वो भी फिर उसने मामला हुआ, गड़बड़ हुआ, इख्तदार से हाथ धोने पड़े, बल्कि इख्तदार से क्या हाथ धोए, जलावतन हुए, जलावतन हुए, मार्शल लॉ लगा, हथकड़ियाँ लगी, काल कोठरी में बंद हुए, और कई दिन तक तो सूरज की रोशनी देखनी नसीब नहीं हुई नवाज शरीफ साहब को। और फिर वो उनके खिलाफ मुकदमा चला, उम्र कैद की सज़ा हुई, ये सब कुछ हुआ ना, हाईजैकिंग केस उन पे बना, सौबतें बर्दाश्त की उन्होंने, सौबतें बर्दाश्त, कुंदन बने हैं, कुंदन बने ना। लेकिन उस वक्त फिर सऊदी अरब पहुंचे, सऊदी अरब में ज़िंदगी गुजारी, फिर बेटा बीमार हुआ, फिर लंदन गए, और फिर आखिर बेला यहाँ फिर वापस आ गए। और 2008 का इंतखाब समझा जा रहा था कि अब ये क्लोज हो गया चैप्टर। आएंगे नहीं कभी वापस। जितने थे ना, अब्बास अत्तर साहब बड़े मशहूर शाहजी, अखबार नवीस शाहजी, वो कहते ये बस दौर लद गया, अब कहाँ। लेकिन नवाज शरीफ ने सबको गलत साबित किया, साबित कर दिया। 2008 में वज़ीर आला बने उनके भाई, और 2013 में प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, फिर उतरे, फिर जेलों में गए, फिर जलावतनी, हाँ जी, फिर अब बनने जा रहे हैं, फिर बनने जा रहे तो हैं। क्या समझा जाए? इज अ मास्टर ऑफ डेस्टिनी। देखें, मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब वो नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे। ओके। यानी उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा, और मुल्क के हालात भी तो बड़े ख़राब हो गए ना। इकॉनमी इस वक्त बहुत बुरे हालत में है, कर्जे से हमारी जान जो है निकल रही है, और वैसे भी आबादी बेतहाशा बढ़ गई है, और एक हमें बड़ी मुश्किलात दरपेश हैं, खारजा महाज पे भी, उस पर इक़्तिसादी महाज पे भी। तो अब इस तरह जो हमारी फौजी क़यादत है,
उसने भी बहुत कुछ देखा है और सीखा है। मेरा ख्याल हमारे जो जनरल आसिम मुनीर हैं, उनके सामने बाजवा साहब भी हैं, उनके सामने कियानी साहब भी हैं, आसिम मुनीर साहब के सामने एग्जाम्पल्स हैं ये। हाँ, परवेज़ मुशर्रफ भी हैं। तो बड़ी एग्जाम्पल तो उनकी बाजवा साहब की है ना, जो बहुत आगे तक चले गए पॉलिटिक्स में। तो अब मुझे मेरी अंदाज़ा है सर, और फिर इमरान खान एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पर भी मौजूद हैं, उनका दबाव भी होगा ना हालात पर। तो नवाज शरीफ साहब पे भी वो दबाव होगा कि इतना ऑफेंड नहीं करना किसी को, हाँ, वो जो कि दबाव, इमरान खान पे से दबाव कम हो जाए। वो जो दबाव है वो मेरा ख्याल है कि ज़रा सोच को। और आपको लगता है कि इमरान खान के फैक्टर की वजह से, दबाव की वजह से बैलेंस रहेगा इदारों और नवाज शरीफ? एक फैक्टर वो भी होगा, एक फैक्टर वो भी होगा। और उससे अब देखिए, जब दबाव में आप होते हैं तो एक और तरीके से एक्ट और रिएक्ट करते हैं, ठीक। और जब दबाव बिल्कुल ख़त्म हो जाता है फिर आपने देखा कि क्या सूरत हाल होती है। बिल्कुल। असली साहब, वैसे तो मेरे अपने ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू में नवाज शरीफ साहब ने जो स्टैंड जब भी लिया वो एक तरह से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के साथ देखा जाए बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड था। वो मुशर्रफ साहब पे केस था या वो चाहते थे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, लेकिन उनकी सुनवाई इतनी नहीं हुई, उनको अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। अब आपके नज़दीक जो नए नवाज शरीफ आएंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं, तो कितना वो उसी डगर पे चलेंगे जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का थॉट है और जो डेमोक्रेटिक थॉट है कि प्राइम मिनिस्टर को सारे डिसीजन लेने चाहिए, या कितना इमरान एटसेट्रा फैक्टर्स देखते हुए वो अब चेंज नवाज शरीफ होंगे एज प्राइम मिनिस्टर, इदारों के साथ खासतौर पर मामला तय करते हुए? देखिए, कॉन्टीन्यूटी और चेंज के एलिमेंट्स आपको इसमें नज़र आएंगे। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ की अगर वो जिम्मेदारी संभालते हैं हुकूमत की, ठीक, और उसमें मेरा ख्याल है 2-3 लेसन जो है ना पाकिस्तान हिस्ट्री के, जब से ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनना शुरू हुई है 1988 से ऑनवर्ड, जो है 2 बड़े लेसन हमें मिलते हैं जो मेरा ख्याल ये है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर की गाइडलाइन के तौर पे होने चाहिए। पहला लेसन जो हमें इस पूरे पीरियड में मिलता है वो है कि जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है सर, उसको एक तवाज़न कायम रखना होता है जमहूरियत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, दूसरी तरफ जो हमारे रियासती अदारे हैं उनसे अपने खुशगवार ताल्लुकात को रखने के लिए। जहां आपने इस बैलेंस को ख़राब किया वो नवाज शरीफ साहब मुश्किलात का शिकार हुए हैं। तो ये बड़ा लाजिम होगा कि ये हो। दूसरा बड़ा लेसन जो हमें इस तारीख से मिलता है कि हम देखते हैं कि जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में पीपल पार्टी टारगेट थी, काफ़ी उसको रगड़ा पड़ा, अच्छा, लेकिन बाद में उभर आई। फिर हम देखते हैं कि PMLN इसी तरह मुश्किलात का शिकार हुई, नवाज शरीफ साहब मुश्किलात का शिकार हुए 99 में हमने देखा, फिर 2017-18 में देखा, अब वो दोबारा उभर के जो है वो सामने आ गए। और इस वक्त टारगेट इमरान खान एंड PTI हैं, जो उन 2 पार्टियों के साथ हुआ है। उसी हालात के बदल जाते हैं लेकिन ये है कि बात वही है। तो ये साइकिल मौजूद है और इसको समझना ज़रूरी है सियासतदानों को, और सियासतदान इस साइकिल से इसी सूरत में निकल सकते हैं जब वो एक क्रेडिबल सिविलियन अल्टरनेटिव क्रिएट करें। वो सर कैसे कर सकते हैं? वो क्रेडिबल सिविलियन अल्टरनेटिव बुनियादी तौर पे 2 तरीक़ों से हो सकता है। नंबर 1, जो आपस में ये एक दूसरे के सियासी खून के प्यासे होते हैं कि एक दूसरे को हमने नीचा दिखाना है, चाहे इस तरीके से चाहे उस तरीके से। अगर आपस में एक मिनिमम कॉन्सेंसस के हमारा मुकाबला होगा, हम एक दूसरे की मुखालफत करेंगे लेकिन एक ख़ास लिमिट, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क की लिमिट के अंदर रह के हम मुकाबला करेंगे, पहली बात। दूसरी जो बड़ा चैलेंज है जो हमें टर्की से मिलता है और इंडोनेशिया से सबक मिलता है, वो ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है क्या है, खासकर इकोनॉमी की, खासकर अवाम की कितनी सपोर्ट आपको हासिल है। देखिए, सिविलियन लीडर की स्ट्रेंथ होती है पॉपुलर सपोर्ट, और पॉपुलर सपोर्ट आपको मिलती है जब अवाम के मसाइल, मुश्किलात को आप एड्रेस करें। इस वक्त देखें पाकिस्तान के अवाम के मसाइल क्या हैं। अगर आप इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे तो आपका जो पॉलिटिकल वज़न है, पॉलिटिकल हैसियत है, वो मजबूत। और आपको ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब की दफ़ा ये करेंगे? देखिए, हमें नहीं मालूम, इसलिए कि देखिए इसमें बड़े 2 चैलेंजेस हैं। एक तो ये है कि किस हद तक नई हुकूमत को PTI और इमरान खान हॉन्ट करेंगे, वो एक प्रेशर उनके ऊपर होगा, और क्या इसमें कोई सिचुएशन को नई लीडरशिप डिफ्यूज़ कर सकेगी, क्योंकि जब झगड़ा होता है सियासतदानों में
बुनियादी इनिशिएटिव जो लोग पावर में होते हैं उनकी तरफ से आना होता है। अपोजिशन का भी एक, जो उनके मुखालिफ होते हैं उनके भी नीयत पे बड़ा डिपेंड करता है, लेकिन बुनियादी इनिशिएटिव जो भी पावर में होता है उससे आता है। तो किस किस्म का रिलेशनशिप रखेंगे? अगर वही रिलेशनशिप रहा जो कि कन्फ्रंट्रेशन जारी रही है, तो फिर इक्तिसादी मामलात की तरफ तवज्जो देने का वक्त कम होगा, अपनी बका और अपने मुखालिफ को दबाने की में ज़्यादा वक्त लग जाएगा। और ज़रूरत इस बात की है कि इक्तिसादियात को प्रायोरिटी दें ताकि अवाम की जो मौजूदा मुश्किलात हो, और यही स्ट्रेंथ है। देखिए, जिस तरह अदारों की स्ट्रेंथ होती है ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, टास्क ओरिएंटेशन, यह है अदारों की स्ट्रेंथ। और सियासतदान की स्ट्रेंथ है पॉपुलर सपोर्ट, और किस हद तक वो अवाम में ये एतमाद पैदा करें कि ये हुकूमत उनके मसाइल, मुश्किलात और मामलात को बेहतर तरीके से कर सकती है। अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह अल्टरनेटिव क्रिएट हो सकता है। बिल्कुल ज़बरदस्त। रईस साहब, सवाल तो मेरा वही है, लेकिन उसमें एक चीज़ ऐड कर देते हैं। तो नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो क्या चेंज लेके आएंगे? कितना का उनका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव अब चेंज और ट्रांसफॉर्म लोगों और इदारों से उनके ताल्लुकात? लेकिन जो अस्करी साहब ने बात की ना कि बड़ा ज़रूरी है कि सियासतदान एक दूसरे खून के प्यासे ना हो, नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस सुन के तो लगता है कि सियासी तौर पे वो इमरान खान के खून के प्यासे हैं, वो चाहते नहीं उनका नाम की सुनवाई हो यहाँ पर। और इमरान खान की अगर बातें आप सुने तो वो तो पैदा ही हुए हैं बाकी के सियासतदानों के खून की प्यास लेकर। वो जेल से भी बात करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की, इनसे बात नहीं करे पॉलिटिशियन से। तो ये वाला फैक्टर तो सर रहेगा, और ये फैक्टर क्या रोल प्ले करेगा कि खून के प्यासे तो पॉलिटिशियन रहेंगे एक दूसरे के? देखें, मारूजी हालात वो नहीं है जो उस ज़माने में थे जब मियाँ साहब इक़्तिदार में आए थे या निकाले गए थे। ठीक। ना पाकिस्तान उस तरीके से बदला है कि जो इदारों और सियासतदानों के दरमियान ताल्लुकात की नोयत है वो असर नौ तरतीब हो। वो जो एक तकसीम है इख्तियारात की या ताकत की या ताकत का तवाज़ुन है, वो अभी तक पुराना है। लेकिन तारीख़ से हर एक बंदा अपने तजर्बे से, मुशाहिदे से, मियाँ साहब का तजर्बा सियासत में बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़ाहिर है सीखे होंगे। लेकिन यह है कि इस वक्त जो उनकी बसीरत है, जो उनका जो मुतब्बराना सलाहियत है, वो क्या है कि पाकिस्तान को कैसे मसाइल से निकाल सकते हैं, और उसके लिए 3-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी जी। एक तो यह है कि अगर हिंदुस्तान के साथ अगर उसी नुक्ते पे अभी तक कायम है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात या हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात हमने बेहतर करने हैं, तो उसमें मनमानी नहीं कर सकते। उनको ज़रूरी होगा कि वो सलामती के इदारों के साथ, रियासती इदारों के साथ मिल के इत्तेफाक के राय से आगे चलें। एक ये हो गया। दूसरी बात जो उनको करनी होगी वो ये है कि क्या वो दुश्मन मुल्क दुश्मन की रट लगाते रहेंगे? एक ऐसी पार्टी जो माजी में इक़्तिदार में रह चुकी है और एक हद तक वो अभी तक माशरे के एक हिस्से में उसने अपना मकाम बनाया हुआ है, या एक कदम आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं? आप तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी जो बात है वो ये है कि इस बात के पर मुनहसर है कि वो कितना ताकतवर होकर उभरते हैं, उनके नंबर्स कितने आते हैं, उनके नंबर्स क्या हैं, उनके आदाद क्या है। अगर वो सिर्फ पंजाब की पार्टी बनती है तो हालात ख़राब होंगे। अगर वो सिंध में भी लेते हैं, बलूचिस्तान में भी केपी में भी, और अगर पाकिस्तान की पार्टी के तौर पे निकल के आते हैं तो ज़ाहिर है कि उनका मिजाज भी मुख्तलिफ होगा। लेकिन उस ताकत के साथ उनकी ज़िम्मेदारी है कि एक बड़े सियासतदान का एक रवैया रखें, अपने मुखालिफिन के साथ भी और रियासती इदारों के साथ भी मिल के आगे चलना होगा, जो माजी में नहीं कर सके। अब देखते हैं कि वो। और ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सुभान गनी साहब, नंबर्स की बात है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, उसको आप बड़ा अच्छी तरह समझते हैं। एक तो अगर 141 में से जो माइंड बनाया हुआ नून लीग दें, उनका तो पर्सपेक्टिव ये है कि हमें पंजाब से 120 सीटें मिल जाएं तो बस मामला तय हो गया। केपी से कुछ निकाल लें, सिंध में तो खैर उनका है कुछ नहीं, ना बलूचिस्तान में वो मामला है। तो वो तो चाहे रसूल बिन रईस साहब जितना भी कहें कि वो सूबाई पार्टी होगी, वो काम दिखा देंगे। पर अगर 120 भी ले लेते हैं 141 में से, आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा ये कि क्या नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर बनना कंडीशनल है इस हिसाब से कि अगर उनको सिंपल मेजॉरिटी एटलीस्ट मिलेगी तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आएंगे, अदरवाइज वो अपने भाई को पिच करेंगे, एक वीक कोalition गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपनी बेटी को पिच करेंगे एज CM पंजाब। ये सोच भी हो सकती है?
देखें कामरान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नून जो है वो नवाज शरीफ का है, ठीक है, मकबूलियत भी उसकी है, कारकर्दगी भी उसकी है और हवाला भी उसी का है। और जिस कैफियत में इंतखाबात होने जा रहे हैं, अब फैसला साजी में किसी एक शख्स के पास इक़्तिदार नहीं होगा। और नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा किरदार सामने आने वाला है। और बात यह कि इससे पहले वो पाकिस्तान के 2 प्राइम मिनिस्टर नामज़द कर चुके हैं, अब भी इख्तियार उनके पास होना है। अगर तो वाक़तन वो ऐसी मेजॉरिटी लेते हैं जिसमें वो कोई बड़े फैसले कर सके तो वो खुद होंगे, नहीं तो वो शहबाज शरीफ साहब को पीछे रह के करेंगे ये एज प्राइम मिनिस्टर। देखिए, मैंने जो बात कही कि जो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा रोल अदा करना चाहते हैं। वो 2 तिहाई के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और आए वो सियासत में उसी तरह से जैसे माजी के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए या जिस तरह इमरान खान साहब आए, जी। तो आए तो उसी रास्ते से थे, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने रास्ता तब्दील किया और वो रास्ता तब्दील करने के साथ उन्होंने डिलीवर भी किया। अगर देखें, उन्हें नाअहल करार दे दिया गया था और मैं वो आदमी था कि आपके प्रोग्राम में मैं कहता था कि वो नाअहल तो हो गए, उसकी सियासत ख़त्म नहीं हुई, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। अब उस पर बहुत सारा लोड होगा और 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज है वो माशी बहाली का है। और ये क्रेडिट इस वक्त नवाज शरीफ साहब का है कि आप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक देख रहे हैं। मैं मशरिक़ वस्ता में उनके तल्लुकात, बैरूनी महाज पर कुछ फोर्सेस से उनके तल्लुकात, चीन से उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, ये इस मामले में पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, उन्होंने रिलीफ कुछ ना कुछ लोगों को ज़रूर देनी है। इसीलिए जब वो पाकिस्तान आए थे, आपको याद होगा कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे बिजली का बिल दिखाया था और मैं उनसे मिला भी हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक यूटिलिटी बिल्स में लोगों को रिलीफ नहीं मिलता और जमहूरियत IMF की मौजूदगी में रिलीफ मिल सकता है, मेरा ख्याल है डे ड्रीमिंग है। देखें, वोटर्स को पागल बनाने के लिए पाकिस्तान के लोग तो IMF को वोट नहीं दे रहे, वो तो इनको वोट दे रहे हैं। नहीं, लेकिन सर ये तो IMF से डील कर रहे हैं ना सर, वो डील कर रहे हैं। बात ये कि अगर मतलब पहले भी खराब हो गया था, फिर उन्होंने हमें बड़ा खराब किया अपना मालियाती डिसिप्लिन, मैं आपको बल्कि हवाला दे दूं, मुझे याद है 2013 के इलेक्शन में बजट अपना इसहाक डार साहब ने बनाया था, उन्होंने रिलीफ का ऐलान नहीं किया था और मैंने यहाँ बैठ के कहा था कि आप देखेंगे कुछ घंटों में नवाज शरीफ साहब तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत जो है लोगों के साथ मशहूर की हुई है। लोग इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है और उन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। कैसे देनी है कि रास्ता उन्हें निकालना पड़ेगा। वैसे ये ना हमें पता है ना शायद पता नहीं उनको पता है। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब रिलीफ देंगे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो रिलीफ जरूर देंगे। इलेक्शन से पहले तक तो ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आएंगे दे सकेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गनी साहब ने, रशीद भाई, कि नवाज शरीफ साहब को आदत पड़ी हुई 2/3 मेजोरिटी की। वो तो तभी हो सकता है जब आपके सूबे से कोई तहरीक चले उनके हक में, तो तभी 2/3 मिलेगी। पंजाब की हद तक तो 2/3 तो शायद मिलनी मुश्किल हो जाए। तो KP के अंदर क्या पोजीशन है? देखिए, KP में नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं। एक दफ़ा वो मानसेरा आए हैं, हज़ारा डिवीज़न का दौरा किया, एक दफ़ा स्वात भी वो गए हैं। उनके ख़ास पॉकेट में तो उनकी सपोर्ट मौजूद रहती है। और स्वात की बात अगर मालाकन डिवीज़न की हम बात करें तो वो अमीर मुकाम ही की बदौलत उनको शांगला और स्वात 40 सीटें हैं ना नेशनल असेंबली में, आई थिंक KP से कितनी आपके ख्याल में नून लीग ले जाएगी, जो कि आज़ाद उम्मीदवारों के जोर के बाद, जो आज़ाद उम्मीदवार PTI के हमायत कुनंदा है? अगर इस वक्त हम ज़मीनी हक़ाइक़ मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो 2 सीट से ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रही। 2 लेंगी नून लीग। एक बज़ात खुद जो इनका है 1 और बाकी 38 में JUIF और PTI की हमायत कुनंदा की क्या पोजीशन? वहाँ पे तो देखे मुकाबला जो है ज़मीन पे JUI और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार। लेकिन किस तरफ ज़्यादा टिल्ट है आपके नज़दीक? PTI। अगर हम ये देखें कि आम जो लोग हैं, जो स्पेशली यूथ है, ख़वातीन है, KP की, तो वो ज़्यादा अक्सरियत जो है इस वक्त भी उनका सपोर्ट जो आज़ाद उम्मीदवार है जो PTI के। और आपके ख्याल में KP के जो लोगों की अखलाकी लेवल है, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, तो उसमें हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो इमरान खान या तहरीक इंसाफ का आज़ाद हमायत कुनंदा होगा, वो कभी भी
चेंज नहीं करेगा अपने आप को, या हर जगह पे परवेज खटक साहब जैसे लोग भी हो सकते हैं जो पार्टी को जब चाहे छोड़ सकते हैं? नहीं, सियासत में ये चीज़ें पॉसिबल है, उसके बारे में हम बिल्कुल इसका केपी के इखलाक से कोई ताल्लुक नहीं, इससे देखिए आला इखलाक से वो जो अशराफिया है वो तमाम मुल्क का एक ही जैसा होता है, और स्पेशली जो सियासी आज़ाद देख सकते हैं कि यार हम अगर पावर में नहीं आ रहे तो फायदा क्या हमारे इलेक्ट होने का? एग्जैक्टली उनका यही है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेंड है उसके मुताबिक ही पीटीआई को जो उम्मीदवार है जो वहाँ उनके जो हिमायत याफ्ता है उनको वो मतलूबा नताइज भी मिल जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करता है टर्न आउट। अब DI खान में देखे 10 लोग पिछले 10 पुलिस वाले जो है 2 दिन पहले शहीद हुए हैं। अब DI खान में पहले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 से 25% तक टर्न आउट हो सकता है, अब आज की अगर हम बात करें तो 10-15% से ज़्यादा टर्न आउट वहाँ पे हो ही नहीं सकता, लोग निकल ही नहीं सकते। तो ये तमाम चीज़ें जो है इमरान खान साहब और पॉइंट आ गया सर आपका जी। मैं साद रसूल साहब को इंगेज करूँ फिर आपके बाद। साद भाई क्या हाल है? आपके मशवरों ने इमरान खान को कहाँ पहुँचा दिया? लेकिन बहरहाल ये तो मजाक में था, लाइट टर्न में आपने तो अच्छी नेक नीति से मशवरे दिए होंगे। तो मेरे भाई अब क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे? पीटीआई के लोगों के आपसे जानना चाहूँगा कि निकलेंगे गैज़ और गुस्से में और तख्त और तख्ता पलटा देंगे, या डिप्रेस्ड हैं इस वक्त केसेस के फैसलों के बाद? साद रसूल साहब। देखिए कामरान साहब सबसे पहले तो का शुक्र है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कुछ बेहतर मशवरे देने वाले आप जैसे भी थे, तो मेरा ख्याल है मेरे मशवरे कुछ डाइल्यूट हो गए। सारे मेरे ख़राब मशवरे नहीं माने गए। लेकिन मैं गुजारिश करता चलूँ कि जो आपने सवाल पूछा कि मुझे ये लगता है, और मैं दिस इज़ ओनली बेस्ड ऑन जो एनालिसिस कुछ अरसे से हम देख रहे हैं हमारे अपने प्लेटफॉर्म से भी, हमारे रिपोर्टर्स से जो मुख्तलिफ बीट्स के ऊपर मुख्तलिफ जगह कवर कर रहे थे, कि ये बात तो दुरुस्त है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ अपीवल रही है, पीटीआई के अंदर उनके लीडर्स अंदर हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें मुंतशिर हैं। लेकिन जैसे हम पिछले काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं, अगर इसमें टर्न आउट हम सब की एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा ज़्यादा हुआ या माजी की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ, 55 ज़्यादा से बुरा आपकी है 50+, तो बेसलाइन पल्स तो मेरा ख्याल है जी 55% से ज़्यादा अगर टर्न आउट हुआ, जो कि मेरा ख्याल है कि शायद होगा, तो जो बेसलाइन पल्स है उसके अंदर बज़ाहिरन तो ये नज़र आता है कि पीटीआई के वोट ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी ट्रांसमिशन सुन के वो लोग राह रास्त पे ज़रूर आएंगे और नवाज शरीफ साहब के लिए वोट करेंगे। नहीं, हमारी ट्रांसमिशन में ऐसा क्या हो रहा है जिसमें आपको लगता है कि आपने इतनी हिम्मत हार दी साद रसूल साहब कि आप तहरीक इंसाफ वालों को मशवरा देने मजबूर हो गए कि भैया बाहर ना निकले? हम तो कह रहे हैं जाए भाई, बल्कि कूफियों की तरह घर में ना बैठे हैं, जाके वोट दें। दिल्ली चाहिए, सिर्फ वोट भी चाहिए। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये बड़ा ज़रूरी और सेंसिटिव लफ्ज़ है। पाकिस्तान के अंदर यही तकरीबन एक लम्हा है जिसमें फ़ैसला होना है। जो कूफियों का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, शायद यही वो लम्हा है जहाँ पे फ़ैसला होना है कि क्या ये एक सिर्फ क्लेम है कि सोशल मीडिया के ऊपर दीगर जगहों पे पॉपुलैरिटी है। हो सकता है ये वाकई सिर्फ क्लेम हो, और असल में पता चलेगा कि क्या वाकई ये सिर्फ क्लेम था जो चंद लोग सोशल मीडिया की हाइप की वजह से क्रिएट कर रहे थे, या बेस लाइन के अंदर ये मैसेज पेनिट्रेट कर गया है। ये मैं लोगों को बता दूं, बिल्कुल हम वापस आ रहे हैं ब्रेक के फौरन बाद। मैं बता दूं कूफियों का क्यों रेफरेंस दे रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु जो थे, उन्होंने जब अपने सफ़ीर को भेजा जंग लड़ने के लिए, तो पता चला उन्होंने आके वापस बताया कि जनाब कूफियों के दिल तो आपके साथ है लेकिन तलवारें नहीं उठेंगी उनकी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो एक ऑडियंस बेस्ड शो था, उसमें शामी साहब भी मौजूद थे, तो उसमें वो तालियां बड़ी बजा रहे थे पीटीआई के सपोर्टर्स। तो मैं उनको ये कह रहा था कि भाई आप तो बाहर निकले नहीं अपने लीडर के लिए, तो अब इलेक्शन हो रहा है उसमें निकल जाइए, कूफियों की तरह दिल में ना बैठा के बैठिएगा अपने लीडर को, वोट दे दीजिएगा। हम तो बल्कि इनकरेज कर रहे हैं कि आपने जो करना है करें, ज़रूर करें, वोट डालें जाके। तो साद रसूल साहब पता क्यों कह रहे हैं कि हम डिस्करेज कर रहे हैं? एक ब्रेक लूँगा जी। जी, इलेक्शन की ट्रांसमिशन चल रही है और इलेक्शन है ऑब्वियसली 8 फरवरी को। अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। बसूर रज़ा साहब, ब्रेक से पहले नवाज शरीफ साहब पे एक बात क्या शुरू की साद रसूल साहब माइंड करके, तो मैं सवाल थोड़ा चेंज करता हूँ। भाई वो आ भी रहे कि नहीं आ रहे, कि हम बिला वजह सोच रहे हैं कि आ रहे वाला था। आपने 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम कर दिया, वो आएंगे तो क्या करेंगे? हाँ जी, सवाल तो ये कि वो आएंगे भी, यानी अगर एक कोalition गवर्नमेंट बन रही है और उसमें नवाज शरीफ साहब एक कमज़ोर वज़ीर आज़म के तौर पर आती है,
तो पाकिस्तान के तो मसाइल कुछ और हैं। फिर आप कह रहे हैं क्या करेंगे अगर भाई इस मुल्क में कोई स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर कभी हुआ है? सर रुकिए ना, मैं अर्ज करता हूँ ना, वो तो बहुत ही कमजोर होंगे ना, पीडीएम वाले वजीर आजम, यानी उससे भी शायद कुछ कमजोर या उसके बराबर के। अच्छा, करेंगे क्या आकर? पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं? पाकिस्तान के अगर मसाइल को देखें तो क्या आपकी इकोनॉमी में इतनी ताकत मौजूद है कि वो कुछ कर पाएंगे? यानी वो बिलों को कम कर देंगे बिजली के, भाई कैसे कर देंगे? फॉर्मूला तो बताए ना कैसे करें। यही मैंने पूछा था गनी साहब से। वो कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है। वो आएंगे, अब वो वाला जमाना नहीं है ना कि आप मार्केट में डॉलर फेंकेंगे और डॉलर को रोक लेंगे। ठीक। अब वो जमाना नहीं है कि आप सब्सिडीज देंगे और IMF का प्रोग्राम भी आपको मिल जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब एक कमजोर वजीर आजम बनकर अगर आते हैं, तो भी इवन अगर एक स्ट्रॉन्ग वजीर आजम बनकर आते हैं, उस वक्त भी उनको गैर मकबूल फैसले करने होंगे। अच्छा। और उन गैर मकबूल फैसलों, तो आप कह रहे हैं उनकी मजबूती भी जो है वो डावाडोल। सर देखिए ना, गैर मकबूल फैसले करने हैं, आपको प्राइवेटाइजेशन करनी है, प्राइवेटाइजेशन के साथ आपको सब्सिडीज खत्म करनी है, आप डॉलर को आपको मार्केट रेट पर रखना है, आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी कम होता हमें नजर आ नहीं रहा। आप बिजली पे सब्सिडी दे नहीं सकते IMF की वजह से। आपको सर्कुलर डेट खत्म करना है। अगले साल की जो प्रोजेक्शन है आपकी वो 2.5 की है, यानी कि आपकी जो GDP ग्रोथ है, तो 2.5 GDP ग्रोथ पे आपकी। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आ भी गए सिंपल मेजोरिटी लेके तो हालात बड़े कमजोर तरीन बना देंगे। फिर दूसरी तरफ एक खतरा हो नहीं पाएगा उनसे। दूसरी तरफ एक खतरा है जो इस वक्त जेल में। हाँ। फिर आपकी जो हुकूमत, जो कोalition हुकूमत होगी, तो फिर आपको वजीर कैसे बनाने होंगे? आप लैपटॉप तो बांट देंगे, लेकिन फिर IT का वजीर वो होगा जिसका IT से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वाह। फिर सेहत का वजीर आपको फिर कादिर पटेल को बनाना पड़ेगा। फिर इस तरह की जब आप इक़दाम करेंगे तो नाकामी है ना फिर आपकी। साद उसूल साहब, अब आप खुश हो गए जनाब, तो एनालिसिस बड़ा सूटेबल आ गया भाई। साद साहब वो कह रहे हैं नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन के भी नहीं बन पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। देखिए कामरान साहब, मैं तो जैसे कि बड़ी मुझे हैरत हुई कि इस तरह का एनालिसिस आया, क्योंकि मैं तो बातें सुन के इस बात पे यकीन रख चुका हूँ कि उनकी बातें दुरुस्त नहीं हैं। इसहाक डार साहब की जेब में एक ऐसा फार्मूला है जो उन्होंने शायद अभी तक हमें नहीं बताया, लेकिन बहुत जल्द जैसे इलेक्शन होंगे हमें बता देंगे, जिसके बाद ये इकॉनमी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा, जिन चीज़ों के उन्होंने वादे किए हैं उनकी फरावानी होगी। अगर दूध और शहद की नहरें ना भी बह सकें तो जो पिछले 41 साल के वादे हैं वो पूरे हो जाएंगे। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ 9 फरवरी का, ताकि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब अपना ये प्लान रिवील करें अगले दिन। और पता नहीं क्यों आपने भी जितवा दिया नवाज शरीफ को। नहीं, मुझे कभी यकीन है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान के अंदर 50 रुपए पे डॉलर आ जाएगा। दो हफ्ते नहीं तो 4 हफ्ते लग जाएंगे मेरे ख्याल इलेक्शन के बाद। लेकिन साथ साहब यहाँ तो अगर इमरान खान भी हो तो जो मामला चल रहे हैं वो भी क्या कर पाएंगे? ये दिस इज नॉट अबाउट नवाज शरीफ ओनली, दिस इज अबाउट हूसोएवर विल अस्यूम प्राइम मिनिस्टरशिप। अब कामरान साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। मैं एक गुजारिश करूं, पाकिस्तान की अवाम की उम्मीद इस वक्त, आप बाहर निकलिए लोगों से पूछिए, पाकिस्तान के अवाम की जो रिकवरी की, जो रिवाइवल की उम्मीद है इस मुल्क से, वो रियासत के कुछ इनिशिएटिव से है, वो SIFC से है, वो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से है, वो ग्रीन एग्रीकल्चर से है, वो डॉलर स्मगलिंग रोकने से है, यानी अफवाज पाकिस्तान से है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आपने जितनी चीजें गिरवाई, SIFC, डॉलर, ये सब कंट्रोल जो किया और जो बनाया, ये अफवाज पाकिस्तानी, सारी उम्मीदें जो है लोगों की फौज से हैं। एक इसी पे ब्रेक लूंगा, एक उन्होंने वही दुनिया न्यूज़ के इस आलिशान पैनल को मैं ज्वाइन किया अदर सिद्दीक साहब ने और उज़मा बुखारी साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। अदर साहब, कल नहीं बल्कि परसों इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या खोया और क्या पाया तहरीक इंसाफ ने कि उनका अब निशान भी नहीं है, इमरान खान इलेक्शन में लड़ सकते, आज़ाद लोग हैं, उनका भी कुछ पता नहीं जीतने के बाद कहाँ जाएंगे? अदर साहब, आज ना लाहौर हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने मैंने यही मैटर टेकअप किया। इलेक्शन कमीशन के दोगला डबल स्टैंडर्ड को सामने रखा। जी जी, कि वो कहते हैं कि सिर्फ हमने सिंबल लिया है, सिर्फ सिंबल लिया है और पार्टी इलेक्शन लड़ सकता है, और
पिछले दिनों एक पिटीशन आई तो उन्होंने कहा नहीं जी, इलेक्शन सिंबल लेने से पार्टी भी चली गई। अब आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट्स है, मेरा फंडामेंटल राइट है पार्टी का कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं। इलेक्शन कमीशन इस बारे में बड़ा क्लियर है कि जो उन्होंने फैसला कर लिया, और ये वायरीज आज मैंने चैलेंज की था, कोर्ट के सामने मैटर रखा है कि ये, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पीनल प्रोविजन है ना, यानी मिसाल के तौर पर पहले उम्र कैद सजा सुनानी, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि आपको एविडेंस लेनी है, आपका पूरा कोर्ट, यानी इलेक्शन कमीशन नॉट अ कोर्ट और अ ट्राइब्यूनल, हाउ ही कैन डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन एक सिंबल लेकर। अच्छा, मेरा सर सवाल ये था कि सब कुछ तो हो गया, बकौल आपके साथ बहुत ज्यादती होगी, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या खोया क्या पाया, परसों क्या होगा? परसों आपका वोटर किसको वोट देगा? तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं इस पार्टी। सर एक बड़ी अदब से है जी, हम तो कोर्टों में मामला ले आए हैं, रिव्यू भी फाइल कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड है, इलेक्शन लड़ रही है, आवाम से गुजारिश कर रही है कि वोट डालें आकर। जो कैंडिडेट है, जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है, ये कल रहेगी या नहीं रहेगी, ये फैसला आवाम करेगी, और उस दिन आकर आप देखेंगे कि बाहर क्या हालात हैं। अभी तो बात बड़ी सीधी सी है कि कॉर्नर पे जितना नगर, आज 10 पिटीशन लगी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, क्या थी कि कैंडिडेट उठाए गए, और वो भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके रिश्तेदार उठाए गए। इसका मतलब ये है कि आप जो बयान कर रहे हैं, बड़ा डिसअपॉइंटिंग सिनेरियो पीटीआई, कोई डिसअपॉइंटिंग नहीं है। 8 को आपको लगता है फिर आवाम निकलेगी? जी, अब मैं तो यही तो कह रहा हूं कि इसका रिजल्टमेंट क्या है, आवाम निकलेगी, वोट डालेगी, और जो अगर वोट यानी देखे ना, वोट डालेगी और वही वोट इस मुकद्दर बदलेगा इसका। मैं तो गुज़श्ता 84 से जब मैट्रिक से निकले हैं, मैं तो बहुत कुछ देखता आया हूं, और उम्मीदें अब इस कौम के ऊपर है, जो भी आए, वोट की ताकत। अदर साहब, इसका मतलब आप इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करते हुए इलेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप हार गए तो मजबूरी है कि धांधली हुई है? नहीं, हमारी, देखिए मैं वजह बताऊंगा आपको, हमारी मजबूरी है। एक दफा आपको याद है, बहुत बड़ा बेनजीर भुट्टो ने इलेक्शन का बाइकआउट किया, क्या इलेक्शन रुक गए? नहीं रुके। 2007 में लॉयल मूवमेंट में हम थे, तो उस वक्त इलेक्शन बाइकआउट की बातें हुई, मैंने उस वक्त नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए थे। इलेक्शन के प्रोसेस में जैसा भी हमने जाना है, और मैं ये भी बता दूं आपको, एविडेंस हमने इकट्ठी कर ली है प्री पोल रिगिंग की, कैंडिडेट्स को क्या हुआ, उससे क्या फायदा होगा? उससे ये कल अगर वो 35 पंक्चर है ना, आप जरा गौर करें, नजम शेट्टी 35 पंक्चर, बाद में क्या हुआ? बाद में इमरान खान का सियासी बयान था, सुन तो लेना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पीसीबी के चेयर बन गए मोहसिन नकवी, 35 पंक्चर, तो क्या बन गया? आप जरा गौर तो करें ना चीजों पे। ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं, मोहसिन नकवी ने भी किया क्या है? वो मैं तो दे पंक्चर, फिर कह दीजिएगा पंक्चर तो पहले भी नहीं लगे। सर पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जंग सा हुई है, 90 दिन से ज्यादा हुकूमतें नहीं चल सकती, निगरान हुकूमतें चली। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप तो सिनेरियो ही पेश कर रहे हैं कि आपके खिलाफ आबो हवा है, आप देखते हैं 8 तारीख को क्या होता है। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी जी। जीत हवा है। उस्मा बुखारी साहबा, आप लोगों ने आज अखबार में इश्तिहार दिया हुआ है, मैं तो पहले सुबह उठा तो मुझे लगा कि 9 तारीख को उठाऊं मैं, कि मुझे लगा अखबार की खबर है, ये बात बता रहा नहीं, इश्तिहार है, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप किस तरह इतने कॉन्फिडेंट है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए? तो तहरीक इंसाफ वाले गुस्से में बैठे हुए, इन्होंने कहा हम बुर्ज उल्टा देंगे, तख्ते पलट देंगे, शरीफ फैमिली के 8 तारीख को जा गए। आप किस दुनिया में बैठी हुई, मुझे समझ नहीं आ रही। उस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया कामरान। हम उस दुनिया में बैठे हैं जिस दुनिया में के अंदर वो पाकिस्तान लोग चाहते हैं, जिस पाकिस्तान में आग ना लगाई जाए। हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ के पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि उनको खुशहाली मिले, और हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ का पाकिस्तान जो है वो खुशहाल था, गरीब जो है उसके हालात बेहतर थे, और पाकिस्तान के अंदर फितना फसाद की सियासत नहीं थी। जो भी इस वक्त पूरी पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर जो एक फीडबैक आ रहा है, जो एक जलसों के अंदर एक बहुत बड़े बड़े जलसे, आपको याद है ना, कहा करते थे हमारे मुखालफी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमें जो है वो उस्मा साहब आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, आपकी आवाज़ ठीक करनी है, आवाज़ ठीक करें। उस्मा साहब रुक जाए, इधर ही यही से शुरू करना है आपने कि आपने इस मुल्क के लिए क्या माशी इंकलाब ने कहना है। शामी साहब, अदर साहब का भी कुछ थोड़ा समझ नहीं आया। एक तरफ तो वो एक बड़ा डिप्रेसिव सिनेरियो पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कॉन्फिडेंट भी बहुत है कि जीत जाएंगे। देखिए, आप उनको दाद दें इस बात की। अच्छा भाई, मुश्किलात के बावजूद रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां। और वाह, देखिए, सियासी जमातें सियासी तरीके से स्ट्रगल करती हैं, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। वो छापामार तंजीमें नहीं होती या बलवे नहीं करती है, राइट्स नहीं करती, ठीक है ना। उनको तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसमें हिस्सा लेना है, और वो डटे हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई इनकी बात सुनकर। उनको प्रोसेस में दाखिल रहना चाहिए, अपना हिस्सा वसूल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए,
इसी से रास्ता बनेगा, इसी से मामला आगे बढ़ेगा। राइट मसूद साहब, आपका भी राय है? सर मक्तल में कोई किस धज से गया वो शान सलामत रहती है। तो ये मक्तल में जाएंगे जो भी है ना, देखिए आपने दाद देनी चाहिए बिल्कुल कि इन नामसाइद हालात में भी अगर वो इतनी करेज का मुजाहरा कर रहे हैं कि जीतेंगे और उनको भाई इनकी करी से क्या होगा, इनका तो एक ही वोट है। ठीक है, वो तो पीटीआई वाले निकलेंगे तो कुछ होगा। सर पीटीआई वालों के निकलने का मामला नहीं है, मामला यह है कि पहले से इतने सख्त इक़दाम कर दिए गए हैं कि वो निकल के भी, यानी मुझे अपने हलके के जो एनए के उम्मीदवार हैं और सूबाई असेंबली के उम्मीदवार हैं, सबके सिंबल्स नहीं पता। तलाश करने जाता हूं तो मुझे कई साइट्स मिलती हैं, कई चीज़ें मिलती हैं। वो निकल भी जाएं तो क्या वोट कास्ट कर पाएंगे और दुरुस्त तरीके से वोट कास्ट कर पाएंगे? तो पहले से इतनी मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं तहरीक इंसाफ के लिए कि ये इलेक्शन उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। मगर वो इलेक्शन लड़ लें, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने अपने कैंडिडेट्स जमा किए हैं, सिस्टम पे एतबार नहीं करते लेकिन सिस्टम के अंदर हैं, तो इसकी शाबाश देनी चाहिए इनको। साफी साहब आप भी देंगे शाबाश हैदर साहब की पार्टी? देखिए वाकई करज की बात तो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये क्रेडिट है कि चाहे जो भी हालात है वो मैदान में मौजूद है। जमहूरियत का यही हुस्न है और हम पहले भी यही मशवरा देते रहे कि जमहूरियत के दायरे ही में रहें, जमहूरियत के दायरे से बाहर ना निकले। 9 मई का वाक़या हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उस वक्त उससे पहले जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो अगर उस वक्त भी आईन और कानून की पासदारी की जाती और सिस्टम, लेकिन साफी साहब बात यह है कि अजहर साहब की बात और इमरान खान की बात सुन के लगता है इनको इस बात का कोई मलाल नहीं। वो कहते हैं सही किया है, इमरान खान एक इंकलाबी लीडर है, वो इस पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, वो इससे अबव है। अभी भी आपको ब्रेक से पहले यही बता रहे थे। तो ये तो आप जो बातें फरमा रहे हैं वो तो इनके प्लस पॉइंट समझते हैं अपने, वो इनके यूएसपी हैं। देखिए अगर वो इमरान इन्होंने पार्लियामेंट में का बाइकआउट किया, उन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ी, इस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, इंकलाबी, ये एक नेक्स्ट स्टेज है ये। देखिए ये तो एक आइडियल इनकी अपनी एक सोच है, अपनी एक स्ट्रेटजी है, लेकिन आप खुद सोचें कि इस वक्त इमरान खान साहब अडियाला की बजाय अगर जमान पार्क में होते तो क्या सिनेरियो होता। आप खुद फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले कि मज़ा नहीं आ रहा, मैदान किस तरीके से सज जाता और किस तरीके से जो अजहर साहब अभी कह रहे हैं कि 10 पिटीशन आज दायर हुई है तो ये नौबत ही ना आती। गलतियाँ तो हुई है, ऐसा नहीं है कि बाकी सियासी जमातें बिल्कुल ख़ता और गुनाहों से पाक है, लेकिन अगर जब आप रेजिड है, आपने सियासत में और पाकिस्तान में रहते हुए सियासत करनी है और उसके बावजूद आपने बात किसी से नहीं करनी। आज जब जेल से इन्हीं जैसे वकला के ज़रिए जो मैसेजें निकलती है, पता नहीं वो झूठ है या सच है, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, जो अखबार में आया है, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन से मैसेज? यही रिकन्सिलिएशन और बात करने की जो तो बात फौज की से है ना जा यार, पॉलिटिशियन थोड़ी है सर। तो फौज ही ने तो बात बनानी है। अगर फौज से आपने बात बिगाड़ी है तो वहीं से आपने आगाज़ करना है, वहीं से आपने अपना रास्ता निकालना है, उसके बाद आवाम के पास आपने जाना है। अगर आपने एक लंबा रूट हो गया स्टेट के साथ आपने शॉर्टकट बता रहे हैं ये। अच्छा आप नहीं चाहते, आप ये नहीं करना चाहते? मैं ये नहीं कह रहा, हम कब कह रहे हैं हमारी किसी फौज से लड़ाई नहीं है। 9 मई का वाकया आप लोग कहते हैं कि हमने नहीं किया, अभी तक कोई एविडेंस सामने बताए, किसी कोर्ट से आगे बताए, किसी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया हमें। तो ये खुदारा ये बातें सारी, देखिए अपना दिन को ख्वाब देखने में हर्ज कोई नहीं है, वो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं। सवाल तो है कि क्या उन ख्वाबों की ताबीर होगी है? ख्वाब देखिए इन सब ने। खाना में भी यही बात हो रही थी कि किसी कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया था, वो करवा दिया। मैं आज एक आपके प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूँ, ये चारों की चारों कन्विक्शनें जितनी अब तक हुई है ये नहीं रह रही। तो 5 आप करवा रहे हैं, 5वें उनको 5वां भी नहीं होता। मैं सिर्फ इतना बता दूं तो देखिए बात बड़ी वाज़ेह है। तोशा खाना से साइफर से फिर तोशा, अजहर सिद्दीक है जिसने 1990 से अब तक के रिकॉर्ड सारा निकलवाया है। बताएं कोई और सियासतदान नहीं है क्या? गाड़ियां नहीं खरीदी इन्होंने, गाड़ियां नहीं। बात तो बताएं, अभी तो शिकंजे में आप आए हुए ना, उनको छोड़े, बाकियों को कोई बात नहीं। एक बात तो बताएं मेरे भाई, बात ये है कि आपके आज़ाद मेंबर हैं, पार्टी आपकी है कोई नहीं, इमरान खान जेल के अंदर है, कंपेन वो कर नहीं पा रहे, इसमें आप बड़े खुश, इतने आप खुश नजर आए कि मैं तो हैरान रह गया आपकी खुशी देख के। उस पे सोने पे सुहागा अगर आपके आज़ाद मेंबर जीत भी जाए, इसकी क्या गारंटी है कि वो पावर पॉलिटिक्स के पीछे उस पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे जो पावर में होगी और वो खड़े रहेंगे? अच्छा देखिए, इमरान खान के साथ आजाद खड़े रहेंगे। अगर इतनी परेशानी होती ना, अभी आपने देखा नहीं वो तायरा साहिबा जहांगीर तरीन के अपना तायरा वो क्या नाम है उनका, मुकद्दर के नाम है कोई, हमारी कैंडिडेट है वहां की, वो जहांगीर तरीन के दरबार से बरामद हुई है। अब जरा सोचे तो सही ना, जरा
जरा समझिए इन बातों को ना। दरबार से बरामद हुई, भाई वो दरबार ही तो है और क्या है। इस्तेकाम पाकिस्तान ने एक दरबार लगाया हुआ है ना, कि वहां जो जाता है, जो बैत करता है वो मुसलमान। वो जब आपने दरबार लगाया था पट्टे बनाते थे इमरान खान 2018 वो फिर भी बेहतर था, वो फिर भी बेहतर। ये नहीं था दरबार इस तरह का जनाब, जिन्होंने 9 मई के वाकये किए, जो 9 मई में वाकये किए, जाके उनके यहाँ बैत कर ले, वो साफ पाप हो गए। मुझे बताएं यार, जितनों ने जाकर बैत की, बुखारी साहब की डीएससी ठीक करें यार, तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान में जितनी बैत की, कोई एक बंदा बता दे कि वो जेलों में बैठा हो, वो सजाएं भुगत रहा हो, वो अपने उसकी जमानतें, खुदारा ये कोई निजाम ये अपना ना ये ना किया करे। मैं आपको एक आसान तजवीज़ देता हूँ। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है, पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है, और ये इलेक्शन की बजाय बड़ा आसान तरीका है, ऑक्शन कराएं, सीटों पे अरबों रुपए आएगा आपको। ये जो कैसे ये जो मैदान आपने सजाया हुआ है ना, ये जो मैदान आपने सजाया हुआ है, ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये कोई प्लेइंग फील्ड है। उसकी बजाय इतना पैसा जो आवाम का, इसका जिम्मेदार कौन है भाई? इसका जिम्मेदार 14 सियासी जमातें हैं पीडीएम की, जो इस मुल्क को यहां तक लेके आई हैं। इस मुल्क की तबाही में जिम्मेदार जो है ये 14 सियासी जमातें, और ये तारीख बताएगी आपको। ठीक है, अगर ये चाहते तो पाकिस्तान में मिसागे पाकिस्तान करते, पाकिस्तान को आगे लेके जाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है, तो यार आप तो इन पॉलिटिशियनों को मुंह लगाने को तैयार नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैं चूंकि बात करना, टिकटों पर तो ऑक्शन हो गया ना, टिकटों पर तो ऑक्शन हुआ है ना। मैं तो आखिरी दिनों में वज़ीर आज़म हाउस में था, बेचिंग है ना। मैं तो आखिरी दिनों में वज़ीर आज़म हाउस में था, वज़ीर आज़म हाउस में था मैं आखिरी दिनों में, और मैंने सारा कुछ देखा। कौन सी बातें, यानी क्या है कि इमरान खान ने सीधे मुंह बात नहीं की तो बैठना नहीं है। वो भाई अगर इलेक्शन, चलो यार सीधे मुंह तो इखलाक है, अल्लाह ताला ने, ये कोई बात नहीं है कि आप तो वैसी बात कर लेनी चाहिए यार, यानी मुल्की मफाद में। अजहर भाई मेरी बात सुने, सीधे मुंह तो वैसी बात कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा है, बात सुने, अल्लाह की आयत तो सुने, मुल्क को कौम की खिदमत करनी है, उसके लिए मुंह सीधा चाहिए, टेढ़ा चाहिए। मुझे ये इखलाक नहीं, उसका कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं आपको, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं, उसमें ऐसी क्या परेशानी। बुखारी साहिबा बात ये है कि कहने का मतलब ये, अजहर साहब की बात में इतना वजन तो है, वो ये कह रहे हैं कि जो कल आपके साथ किया तहरीक इंसाफ ने मिलके, अगर जो वो मान नहीं रहे पछतावा उनको, लेकिन वो कह रहे हैं आज उनके साथ वही हो रहा है, तो आज जो आप कर रही हैं कल आपके साथ भी वही होगा। तो अब आप भी नहीं चाहते ना, जिस तरह इमरान खान नहीं चाहते थे कि आप लोगों को मुंह लगाए, अब आप मुंह लगाने को तैयार नहीं उनके साथ। आप इतना ग्रेस का मुजाहरा सियासी तौर पर नहीं कर सकते PMLN वाले भी, कि जी सारे मिल बैठे, ये नहीं हो सकता। बस खत्म होगी बात। उस्मा बुखारी साहब, आई होप कि अब मेरी आवाज़ आ जाएगी कामरान। जी आपकी आवाज़ तो भाई बड़ी आ रही है। 8 फरवरी की बात, एक वन साइडेड एक मंत्रा पड़ा है भाई ने मेरे, लेकिन गुजारिश ये है कि हकायक को इस तरह से आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। अब 9 मई जो है वो करने के बाद उसके ऊपर शर्मिंदा भी नहीं है। मज़े की बात यह है, उसकी गलती का एतराफ़ करना, गलती को सुधारने की कोशिश करना, वो तो बहुत बात की बात है। वो आज इसके ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं। जो लोग 9 मई के अंदर इन्वॉल्व है, मुझे बताइए पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क बता दे जिसके साथ इस तरह का 9 मई का वाकया हुआ वो, और वो जो है वो सिर पे बिठा ले कि जी ये बहुत हमें जो है ये बहुत अच्छे लगते हैं, हमें इनको जो है वो सिर पे बिठा के रखना। ऐसा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हमारे बारे में कहते थे ना, हम पब्लिक में नहीं निकल सकते, लोग जो है वो हमें, आज मैं शाहदरा के इलाके में बैठी हूँ अभी भी इसी वक्त, यकीन मानिए लोग शेर शेर के नारे लगाते हैं, इनका कोई बंदा, कोई चिड़िया जो है वो आपको पूरे इलाके में कहीं पर देखने को नहीं मिलती। और ये बिल्कुल लोग 8 फरवरी को निकलेंगे, और निकलेंगे अपनी तरक्की के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, इस मुल्क को आग लगाने के लिए नहीं। इस मुल्क को आग लगाने वाले की जरूरत नहीं है। इस मुल्क को बनाने की जरूरत है। इस मुल्क को आग तो ना हम इनको लगाने देंगे और ना आपको लगाने देंगे जब तक हम जिंदा है। आग का ड्रामा ना दे हमें, हम खड़े हैं हिफाज़त पाकिस्तान के साथ, और आप लोगों का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और मैंने तो आप पे नजर रखी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के फौरन बाद आप क्या करते हैं। मैं अपने मुकद्दस इदारों को भी बताना चाहता हूँ, इनसे आप चुकन्ना रहे। ये पहले इमरान खान ने हाथ कर दिया, नवाज शरीफ साहब और इनकी पार्टी से पहले भी जो कुछ कर चुके हैं, अब ये नेक्स्ट ये ना करें। जी नहीं कामरान, आप नहीं आप बिल्कुल कामरान साहब आप करें जो, मतलब आपकी राय बिल्कुल बहुत अच्छी है, लेकिन ये क्या बात हुई? हम में से किसी ने 9 मई किया था, नवाज शरीफ साहब को हाई करने भी नहीं देंगे क्या? हमने 9 मई किया क्या नवाज शरीफ के ऊपर ख्याली तनख्वाह पर केस बनता था? हमने 9 मई किया। हमने ठीक है, एक ब्रेक के बाद हमने कोई फितरा फसाद और जनाब आपने 9 मई नहीं किया, तब भी आपने जलावतरियां भुगती, लिहाजा आप जरा मोहतात रहें। ये 9 मई कोई यार्ड स्टिक नहीं है। हमने देखना है आप इंडिया के साथ आपके मामला कैसे जाएंगे। आप इकोनॉमिक पॉलिसीज में कोई डंडी तो नहीं मारते। हम यहाँ मौजूद हैं, हमारा डंडा, हमारा पेन, हमारी स्टिक सब मौजूद है। हम देख रहे हैं, शामी साहब मेरे साथ आपको देख रहे हैं, उनका तो अखबार भी है। मैं एक ब्रेक लूंगा।
इलेक्शन की जनाब आलीशान ट्रांसमिशन दुनिया न्यूज़ पे जारी है। हमारे साथ जो पैनलिस्ट आपको नज़र आ रहे हैं उसके अलावा उस्मा बुखारी साहब मौजूद है। अस्करी साहब, इस वक्त हम मौजूद चला गया है इस वक्त परसों का इलेक्शन, जिसमें यूथ भी एक एस फैक्टर है और आई थिंक तहरीक इंसाफ उस पर ज़्यादा तकैया कर रही है। सर, आपको लगता है कि जो ये सोच रहे हैं वैसा हो पाएगा? अदर साहब जो सोच रहे हैं, लोग निकलेंगे, टर्न आउट होगा? देखिए, ये तो उस दिन पता लगेगा, क्योंकि माहौल तो कोई इतना ऐसा हेल्पफुल नहीं है बाहर निकलने के लिए। अच्छा। लेकिन ये है कि वो उनके अपनी हिम्मत की बात है कि वो बाहर निकलें और वो जाके फिर वो आइडेंटिफाई करें कौन सा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इनकी पार्टी का कैंडिडेट है। तो ये अच्छा खासा मुश्किल काम है। आपको पता है अपने इलाके में कैंडिडेट्स तहरीक इंसाफ के कौन से हैं? यानी कि मैं एक वैसे ही गेस कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ। मेरे खैर जिस हल्के में मैं हूँ वहाँ तो बड़ा जो पीटीआई का जो कैंडिडेट है वो वेल नोन पर्सनैलिटी है। कौन प्रिजन में है इस वक्त। हल्का 130 है मेरा। डॉक्टर यास्मीन, मेरा भी वही है, यानी नवाज शरीफ साहब का हल्का। नवाज शरीफ साहब हम डिसाइड करेंगे नवाज शरीफ ने जीत रहा है कि नहीं जीत रहा। अस्करी साहब, तो ये मेरा 130 है लाहौर का हल्का। मेरा भी वही है। तो उसमें तो चूंकि पता है, लेकिन ये बहुत से आप तो दोनों क्लास वाले हो गए ना। नहीं, मेरे तो खैर जो है मतलब ये है कि वो हल्का शेयर कर रहे हैं हम दोनों। शेर ना कहिएगा, वो शेर उर्दू वाला शेर समझ लेंगे लोग। नहीं, उर्दू अंग्रेजी वाला शेर, अंग्रेजी वाला शेर, क्योंकि हम हल्का हो गए हैं। शामी साहब, हम हल्का हो गए, हल्के फुल्के हो गए। आपके नजदीक कितना मुश्किल है तहरीक इंसाफ वालों को लोकेट करना अपना हल्के को, अपने उम्मीदवार को? देखिए, हमें तो मालूम है हमारा उम्मीदवार कौन है। तहरीक इंसाफ को पता है आपको? बिल्कुल। तो बस आप तो आराम से डाल सकते हैं वोट। हमारे हल्के में तो बिलावल भुट्टो जरदारी लड़ रहे हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद जनाब अताउल्लाह तारड़ हैं और तहरीक ज़हीर-ए-बाज़ खोखर हैं। अच्छा। और सैयद हसानुल्लाह वक्कास हैं जमात इस्लामी। तो हमारे अंदर रौनक लगी हुई है। तो शामी साहब, मुश्किल हो जाएगा वोट देना आपके लिए कि फैसले इतने अच्छे कैंडिडेट्स की मौजूदगी। नहीं, वोट तो देंगे ना इंशाल्लाह, लेकिन मुश्किल हो जाएगी सिलेक्शन। नहीं, सिलेक्शन भी खास मुश्किल नहीं होगी। लेकिन बात देखिए, बात यह है कि जो भी मुश्किल हालात हों सर, सियासी जमातों को रास्ता बनाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। यही सियासत है। और पाकिस्तान की सियासत में दरवाजे बंद भी होते रहे हैं, खुलते भी रहे हैं। ठीक। तो मौलाना मौदूदी ने लिखा है कि भाई जैसे पानी पहाड़ों के अंदर से रास्ता बनाता है, वाह, और वहीं से आप यानी आप देखें ना, दरिया निकलते हैं, फिर आबशारें फूटती हैं। उसी तरीके से सियासी जमातों को और सियासी कारकुनों को यानी मायूस होकर नहीं बैठना होता, बिल्कुल, ना ही हथियार उठाने होते। हम भी इस ट्रांसमिशन से लोगों को कह रहे हैं कि आप वोट डालें, चाहे डालें। ना आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो मुमकिन है वो करें। बिल्कुल ठीक सर, और बड़ी अच्छी बात है, हौसला छोड़ने की क्या बात है। क्विकली चलेंगे आगे। बिल्कुल ठीक है। मसूद साहब, जो उस्मा बुखारी साहबा या नून लीग का बयानिया है कि वो 2013 से 17 तक की अचीवमेंट्स गिनवा रहे हैं, आपको लगता है उसका अवाम पे, नून लीग पे, के वोटर्स पे इम्पैक्ट हो रहा है पॉजिटिवली? मैं नहीं समझता, क्योंकि जब आप 9 मई गिनवाते हैं ना, तो आपको 1999 भी गिनवाना चाहिए। अच्छा। उससे पहले के भी वाक़यात आपको गिनवाने चाहिए। फिर आप आ जाएं जी, जितनी भी तरक्की हुई वो आपके दौर में हुई। तो इस वक्त जो सर्कुलर डेट है पाकिस्तान की इकोनॉमी का ब्लैक होल, तो वो कैसे हुआ? यानी इल प्लानिंग थी। तो आज आपको लगता है नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल होगा इकोनॉमी संभालना? डेफिनेटली मुश्किल होगा, क्योंकि अब वो, मैंने पहले भी कहा कि डॉलर मार्केट में फेंक कर आप डॉलर को नहीं रोक सकते, और इसी तरह से सब्सिडीज भी आप नहीं दे सकते। जी शामिल साहब, कोई वक्त किल्लत जल्दी करना है मैंने। ये मुल्क के जो मसाइल हैं सर, जितने भी हैं, किसी ने हल करने हैं ना, किसी ने तो करने हैं ना, और हल होने हैं। और मुश्किलात जो हैं उनको कम होना है, ये पहाड़ों को सर्द करना है। ये क्या बात है कि मसाइल हल नहीं हो सकते? वैसे मेरे पास एक हल है जो हल कर सकते हैं। एक बात, वो कर सकते हैं लोग हल, जो भी करे। मेरी एस्टैब्लिशमेंट अभी भी आप देखें ना, स्टेबिलिटी जो है ना वो उनसे आएगी। बिल्कुल, डॉलर माफिया को आईएसआई ने कंट्रोल किया, निगरान हुकूमत आर्मी चीफ का नजरिया था, और उसमें जी फौज कोई बाहर से आई हुई है, हमारी फौज है, मैं उसी की तारीफ फौज है। बिल्कुल ठीक है। और उसको ये भी एक रियासत का सर पॉइंट आ गया जी। भाई, जो भी निजाम चलाना है वो क्लियरिटी के साथ सामने आ जाए और यकसू होकर सब बैठ जाए। आपको क्लियरिटी हो ही नहीं अभी तक, बड़े अफसोस की बात। हम जिन रशीद साहब को है, साफी भाई आपको है क्लियरिटी तो मुझे भी नहीं है। वैसे मुश्किलात बहुत है, लेकिन हल यही है कि आपने सफ़र को जारी रखना है, सफ़र को नहीं रोकना है। किसी ने तो आगाज़ करना है। देखिए, नवाज शरीफ साहब के सामने अगर बिलफर्ज जो हम एज्यूम करते हैं कि वो इक़्तिदार में आने वाले हैं,
तो 54 अरब डॉलर की तो उनको सिर्फ बैरूनी कर्जात अगले 1-2 साल में पे करने हैं। दूसरा, आपके साथ जो है अफगानिस्तान का इशू जुड़ा हुआ है, वहाँ अफगानिस्तान की हुकूमत आपसे नाराज, ईरान के साथ आपका मसला, तो आप कह रहे हैं बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, में इलेक्शन होने जा रहे हैं, के साथ आपके हालात ठीक नहीं हो सकते। तो बात ये हालात ठीक होने हैं हमें करने हैं, मान जाए किसी ने तो करने, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। जान की अमान पाऊं कुछ अर्ज करूं? जी जान की अमान है। पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है कि जहां 85 का प्रोजेक्ट 85 से बना वजीर आजम, जिसको हमने 3 दफा आजमा लिया और हम कहेंगे अब चाहिए हमें? जरा सोचो तो सही इस बात को। अगर अवाम उसको वोट दे दे, ख्वाब 85 का या 84 का 92 का वर्ल्ड कप भी देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, हमें तो एक ही चांस मिला है ना। देखिए 2-3 चीजें ज़हन में रख लें आप। इस मुल्क को यहां तक ले जाने वाले जो 85 के जो प्रोजेक्ट है ना, वो किसी शक्ल में मैं तकरीबन 9 महीने इंग्लैंड रह के आया हूं माशाल्लाह। 9 महीने आप जाके देखे तो सही, क्या वो इंडस्ट्री है वहां पर? सर्विस ओरिएंटेड कंट्री है। और वजह क्या थी कि वहां लीडरशिप ऐसी मिली, उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक ही वजीर से बार-बार लगाई जाए, 4 बार वही तो करते रहे। आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनके दोबारा नहीं बनना चाहिए? नहीं, मैं ये बात कर लिया, ये लॉजिक है। मैं जो 2 दफा बन जाए, 3rd टाइम नहीं बनना चाहिए। लोगों को फैसला करने देना। मैं जो बात कह रहा हूं, प्लेयर 4 दफा इलेक्ट हुआ है। मैं जो बात कह रहा हूं कि हमने एक बयानिया ये बना लिया ना, खुदारा ये पैरामीटर नहीं। और वैसे अवाम डिसाइड करेगी अजहर भाई। भाई अवाम को डिसाइड तो छठी दफा कर ले इलेक्ट सर, अवाम को डिसाइड तो करने दें। आप दिल पे हाथ रख के बताएं, अवाम को डिसाइड करने दिया जा रहा है इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के अंदर। जी देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में इक्तदार में आने के लिए मकबूलियत और कबूलियत दोनों जरूरी है, और वो है उज़्मा के साथ, उज़्मा बुखारी साहिबा। उज़्मा साहिबा, ये जो आप से मुराद नवाज शरीफ साहब आजकल सुना रहे ना वाकयात, 2013 से लेकर 2017 में हमने ये किया, आपको क्यों लगता है कि लोग वो 17 महीने भी भूल गए होंगे जिसमें आपने कुछ नहीं किया, बल्कि जिसमें शहबाज स्पीड ने ऊपर से ऐसी स्पीड नीचे लेके आए कि पूरा भट्टा बैठ गया मुल्क का? और मैंने नवाज शरीफ साहब से ये बात पूछी थी, अगर जो उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था मेरी तो हुकूमत नहीं थी, मेरे भाई की हुकूमत थी, मेरा उससे का लेना देना, लेकिन वही है ना, वही इसाक डार हैं, वही प्लानिंग के वजीर ऐसर इकबाल होंगे, वही आपके सारे करता धरता लोग होंगे, तो क्या मेरिकल ले आएंगे आप? 16 महीने में तो कुछ नहीं कर सके आप, अब तो हालात और ख़राब हैं। कामरान साहब, आपका ये तज्जिया है बिल्कुल दुरुस्त होगा, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अभी ताज़ा आई है, अगर आपने पढ़ी हो, उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो गवर्नमेंट्स रही हैं उसका तज्जिया करके बताया है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतर माशरी पॉलिसियाँ PMLN की थी, और PMLN जो है उसी ने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में मदद दी। अब अल्लाह की शान ये है कि ज़कात खैरात चोर जो है, जो क्रिकेट खेलता जिसको लाकर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, उनको जो है 2 दफ़ा के 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिनको लोग वोट डाल के बार बार लाते हैं, और उन्होंने पहले कौन सा काम नहीं किया? पहले भी खटा फटा और जो है वो मारा दहशतगर्दी से जो है वो झुलसा हुआ पाकिस्तान था, जो लोड शेडिंग से जो है वो अंधेरों में डूबा हुआ पाकिस्तान था, पाकिस्तान की जो है वो तबाही बर्बादी माशी तौर पर हो चुकी थी, तब भी मियां नवाज शरीफ साहब ने आकर पाकिस्तान को संभाला। हम ही जो है वो ग्रोथ जो है वो 6.1 के ऊपर लेके गए। हमारे दौर में एक बात बताएं मुझे, उज़्मा साहिबा, एक बात बताएं आप लोगों में, हमसे सवाल एक बात बताएं कामरान, एक बात पूरी कर लूं प्लीज। जी करें जी, बोले मैं सवाल मेरा ये था, आप इतनी स्पोर्ट्समैन, मेरी बात सुन लेंगे, 16 महीने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने फिर चले जाना, प्रोग्राम खत्म हो जा रहा है। आप में इतनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि अगर आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो आप तहरीक इंसाफ के आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवारों को नहीं तोड़ेंगे। आप में इतनी मॉरल ऑडेसिटी है कि आप मानेंगे आपको शिकस्त हुई है। इतना वन साइडेड फील्ड होने के बावजूद अगर आप सिंपल मेजॉरिटी ना ले सकें तो ये शिकस्त है आपकी, ये आप मानेंगे या नहीं? आप कहेंगे नहीं जी हम तो लेंगे हमने तो ये पहले भी किया था। अगर मैं थोड़ा याद करा दूं, 2013 के अंदर जो है केपी के अंदर जो है हुकूमत बनाई जा सकती थी मौलाना फजल रहमान के साथ। आज की बात कर रहा हूं, नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं करना चाहते, हमने नहीं किया। और अब भी फेडरल गवर्नमेंट की बात बैठ कर ये जो मैं बात पूरी करना चाह रही थी, 16 महीने को बार बार आप चार्जशीट करते हैं, आप क्यों भूल जाते हैं कि 16 महीनों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की साजिशें हो रही थी, IMF को फोन कराए जा रहे थे, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने की, श्रीलंका बनाने की प्लानिंग थी। ये आपको क्यों याद नहीं रहता? ये आपको क्यों समझ में नहीं आता? सब याद है, पाकिस्तान श्रीलंका बना ना, पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ ना, पाकिस्तान पेरिस क्लब गया, अपनी बैरूनियत दाई किया, हमने लिया इतना कर्जा। आज जो कर्जे की बातें करते हैं जरा निकाल के देखिए तो सही, हमारे दौरे हुकूमत में जो है पाकिस्तान के बल्कि पूरे आपका पॉइंट आ गया, खान ने कर्जा, हमने तो कर्जे लगाए ना,
हमने अगर कर्जे लगाए तो बिजली के मंसूबे लगाए, अगर हमने कर्जे लिए तो मुल्क के अंदर जो है वो पावर प्लांट्स लगे, मुल्क के अंदर तरक्की हुई। इन्होंने कर्जे का अंडे कट्टे मुर्गियों पर लगाए, इन्होंने भांग की फैक्ट्रियों पर कर्जे लगाए, कहाँ गए कर्जे ना? भाई वो तो अब दौड़ में नहीं है यार, उनको तो छोड़े ना। अब आप ही आप हैं, आपसे बात करनी है। आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी सिंपल मेजोरिटी ना हुई तो मेरे नजदीक ये आपकी शिकस्त होगी। सिंपल सी बात है भाई, रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ आज ही मैं। अगर आप लोग 120 ना ले सके तो ये आपकी शिकस्त है। इतना वन साइड मैदान होने के बावजूद ना आपके मुकाबले पंजाब में कोई पार्टी का सिंबल है ना कोई पार्टी खड़ी जी। हमें कामरान साहब हमने बहुत मेहनत के साथ अपनी पूरी प्लानिंग के साथ हमने अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं। हमारी इलेक्शन कैंपेन की तरफ देखिए, जिस तरह से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग पाकिस्तान को तरक्की की राह पर दोबारा ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है ये सिंपल मेजॉरिटी कोई बड़ा इशू नहीं है, इंशाल्लाह आप देखिएगा। ठीक है अजहर साहब, सारी आग आपकी लगाई हुई है। आज ये जो दंदराते हुए फिर रही है वन पार्टी, ये सारा कुछ आपका किया हुआ है। किसने, चलो बाजवा साहब की हद तक आपने जो करना था कर दिया, किसने कहा था नए आरपीजी के खिलाफ लॉन्ग मार्च करें, और किसने कहा था इस तरह के वाकयात यहाँ तक लेके जाए? तो मेरे भाई अब ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है वो सारी सियासत भुगत रही है। अच्छा वैसे मैं ना स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हूँ या स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी हूँ। इस वक्त जरा सोचिएगा, निगरान हुकूमतें सारे हमारे खिलाफ, FIA हमारे खिलाफ, नैब हमारे खिलाफ, माशाल्लाह एस्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ, कोई है, कोई बचा तो नहीं है ना, कोई आपको कोई बंदा नहीं तो बचा ना। तो फिर हम कह रहे हैं हम इलेक्शन जीतेंगे। आपने देखे, आपने मोरालिटी में बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं सबसे नहीं कर देता हूं। आपने सिंपल मेजॉरिटी लेंगे तो आपने अभी मैं बता देता हूं, मैं 30 बंदे नाम बता देता हूं कि जिनसे उन्होंने रब्ता किया है और आके उन्होंने कहा है कि हम बात करें हमसे कि क्या चाहिए, वजारतें चाहिए। ये अभी बैठ कर लगे हुए हैं, उन्हें पता है वो सीटें जीत रहे हैं 100%, वो उठा नहीं सके, भाग नहीं सके। तो अब ये इस तरह से नहीं काम चलेगा। बात बड़ी वाज़ेह है, कौम के पास एक एहतसाब आना चाहिए। निजाम क्या, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, जाए दोबारा इलेक्शन पे, छोड़ दे, ये कोई तरीकाकार कोई नहीं है। अच्छा जी, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन वो मेरा कहना तो बनता है, उनको आपका कहना इसलिए नहीं बनता कि जब इनकी पंजाब में मेजॉरिटी थी लास्ट इलेक्शन में, आपने मॉरल ऑडेसिटी नहीं दिखाई, आपने आजाद तोड़ के इनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट थी नहीं, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट सुनेगा। आप आजाद की बात करें, मैं आपके साथ हूं। तो आपकी भी तो आजादी है। आजाद PTI के लोग हैं, कोई आजाद नहीं है। वो PTI के कैंडिडेट हमारा एक बंदा भी ले गया, क्या करे कौम के साथ। मैं ब्रेक लूंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। आठ फरवरी जी इलेक्शन का दिन है। शाबी साहब, इस ट्रांसमिशन की क्लोजिंग पे पहुंच गए। आप क्या कहना चाहेंगे अवाम को और पैनलिस्ट को? अवाम वोट डालें, अपनी जिसको चाहते हैं वोट दें आज़ादाना मर्जी के साथ, और चेंज आएगी आपके ख्याल में अवाम के वोट से? ओहो देखिए, ये कैसे हम मायूस कैसे हो सकते हैं? हाथ पे हाथ धर के कैसे बैठ सकते हैं? तो खुदकुशी कर लें फिर। हमें जिंदा रहना है, आगे बढ़ना है, मसाइल को हल करना है और इंशाल्लाह रास्ता बनेगा। अस्करी साहब देखिए, अगर आप चेंज चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा अहम बात यह है कि जाके वोट डालें, जिसको मर्जी वोट डालें, और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर रहना ज़रूरी होता है। ठीक है, मुश्किलात भी होती हैं, ज़्यादतियाँ भी होती हैं, और जो पाकिस्तान में तो ये हमने देखा है मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पार्टियाँ जो हैं मुश्किलात का शिकार रही हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस के अंदर हैं और अपने राइट्स के लिए कंटेस्ट करते हैं तो हो सकता है अगली जनरेशन में एक बेहतर जमहूरियत आ गया। मसूद साहब, सर एक मुसलसल प्रोसेस है, चलते रहना चाहिए और वोट डालना चाहिए। आप तो डाल रहे हैं, आपको तो कराची वोट, आप लाहौर बैठे हुए। खिदमत भी तो करनी है ना सर, ये तो देखिए ना, ये भी खिदमत है ना, लोगों तक सच पहुंचाना है, हक पहुंचाना है। वाह, छोड़ना तो नहीं है प्लेटफॉर्म। यहाँ पर जिम्मेदारी ले लिया आपने, नातवा कंदों को मुख्तारनामा दे दिया होगा किसी को। मुख्तारनामा यहाँ पर भी मैदान खाली तो नहीं छोड़ना ना। जी साहब, आपका तो केपीए वोट है भाई, आप इधर क्या कर रहे हैं? आप ना कहिएगा वोट डालने, आप तो खुद पहले बैलेट कर दूंगा। पहले मुझे ये बताया ना, आप केपीके में खूब थे, कॉल बुलाते रहे, जो ब्रेक में बात करें तो वो वोट डाले जरूर, लेकिन वोट फिर खरीदे नहीं। जो आपके इलेक्टेड वो है। अब जो उज़मा बीबी बता रही थी, केपी का तो वैसे भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बेवकूफ़ लोग हैं। आप 99 से लेके देखे IJI की हुकूमत
नवाज शरीफ की हुकूमत ने पार्टी ने कितने सीटें ली, हुकूमत इनकी मीर अफजल खान को बिठा दिया। 1993 में इनकी 11 सीटें पीर साबिर शाह, उसके बाद महताब यानी कि ये जो फलसफा बयान कर रहे हैं उसकी आप धज्जियां उड़ा दी। 2013 क्रेडिट पॉइंट आ गया। उस्मा साहिबा, अगर आप जीतती है, कोई एक बात ऐसी बताएं अवाम को कि लोग पागलों की तरह आपको 8 तारीख को जाके वोट दें, कोई एक बात, दीवाना बाहर निकले बाहर जी। एक बात यह है कि फिर से मुल्क को नवाज दो, क्योंकि इस मुल्क को जो है दोबारा से नवाज शरीफ नवाजने से होगा क्या फायदा हमें, ये तो बताएं। हसन अशकरी साहब जो है इनको सबको, एक मिनट, हसन अशकरी साहब को फिर से सब कुछ याद रहता है, लेकिन सिर्फ 2018 के इलेक्शन याद नहीं रहते, और 2018 में क्या हो रहा था ये शायद सिलेक्टेड मेमोरी लॉस, उनको ये भी याद नहीं रहता, उनको ये भी याद नहीं रहता कि किस तरह हमारी पंजाब हुकूमत जो बन रही थी उसको बनने से रोका गया था, उसके अंदर जो है भर भर के उम्मीदवार ला के बिनी गाला पहुंचाए गए थे। ये बाबरे आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है। आपने कभी इस तरह हालात देखे? मैंने तो देखे ना, मुझे वाले साहब का दौर याद है ना, हमने शाहउल हक के दौर में हालात देखे, बुरे से बुरे हालात। अगर इमरान खान का दौर भी ले ले, इस तरह के हालात हमने नहीं देखे कि जिस तरह पुलिस हर इदारा इस्तेमाल हो रहा है। और क्या हो रहा है, किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम तो ये बात कर नहीं रहे, हमने जो ज्यादतियां की है ठीक है, हमें कानून के दायरे में लेके आए। 2018 जो भी भाई 3 कन्विक्शन तो हो गई आपके, कानून कितने दायरे में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ शफाफ इलेक्शन होने दे, वोट डालने दे, वोट का हक रहे, जो वोट होगा जो निकले वो निकले। सदीक अजहर साहब अभी नौजवान हैं, इन्होंने तारीख बहुत कम देखी है और आपने बहुत कुछ देखा है, इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए सब्र करें। क्यों दर्द के रोने रोता है। अच्छा, अजीब बात यह है कि उस्मा से तो मैंने पूछ लिया, उस्मा साहिबा से, अजहर साहब आपसे तो मैं ये पूछ ही नहीं सकता अगर आप जीत गए तो क्या करेंगे सर। मतलब सर आपकी तो हुकूमत आने का चांस है, आपकी पार्टी सर, आप हमारा मंशूर देख ले, 4 मेजर चीजें बता देता हूँ आपको। कह रही है मुल्क में आग लगाएंगे और क्या करेंगे। वो देखे ना, वो तो मॉडल टाउन भूल गई है, वो सुप्रीम कोर्ट में हमला भूल गई है, उन्होंने तो इतना जुल्म किया है इस मुल्क में, हम सारा कुछ भूल चुके हैं। जीत के देखिए 4 चीजें जेल में रखिएगा। नौजवानों को जो यहाँ बैठकर जो एजुकेशन का जो बयान सत्यानाश हो गया ना, हमने पूरा प्लान बनाया वहां कैसे लेके जा रहा है, पूरी दुनिया में कैसे लोगों को लेकर हमने अपना जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको कैसे रोकना है, और इकोनॉमी को कैसे आगे लेके चलना है। भाई करेगा, मैं आपको मुफ्त मशवरा देता हूँ, आपने एक काम करना है कि आपने अपने जो आजाद मेंबर जो जीतेंगे ना उन पे नजर रखनी है कि वो इधर करना हो जाए। हो गया, मान लिया, आपने और कुछ नहीं कर रहा, मान लिया आपकी ये बात, मान लिया आपकी बात। लेकिन उन पे नजर कैसे रखेंगे आप, एक बंदे हैं वो तो काफी हो जाएंगे। नहीं वो हमने पूरा प्लान बना लिया हुआ है सारा, हमने शिकंजा रखा हुआ है, जकड़ के कैसे रखना उनको। आपका हल्का कौन सा है? उस्मा आपके हल्के में तहरीक इंसाफ आगे पढ़ते हैं, इनको समझ नहीं आता हुआ कि हमारे। अच्छा उस्मा ये तो बताएं, आपका उस्मा आपका हल्का कौन सा है? खला में बैठ के प्लान यार कोई लाइट वे में बात कर रहे थे, आपका हल्का कौन सा है उस्मा साहिबा? हल्का कौन सा है? मेरा हल्का जी शादरा, जहां से मेरे मियां इलेक्शन लड़ते हैं, और मैं तो आप किसको वोट देंगी? कर रही हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पीटीआई का नामो निशान नहीं है। नहीं वोट किसको देगी? आप शिकवा कर रही हैं, अगर होता तो आप वोट देंगे। वहां से कौन लड़े भाई? शादरा से नून लीग का उम्मीदवार नहीं है। सलीमुल्लाह खान साहब इलेक्शन लड़े हैं पीपी पे, अलीमुल्लाह खान पीपी पे अब्दुल खान साहब, मुझे मेरी सुन, यानी शेर को वोट नहीं देगी। अगर मैं कुछ कह रही हूं तो दुरुस्ती कह रही हूं। आपको वोट देगी। आपका नून लीग का कैंडिडेट नहीं शादरे में। पार्टी का हुक्म है, अलीम खान साहब को भी वोट पार्टी का हुक्म है। ग्रीन पर्ची पे उस्मा साहिबा, मैं एक बात बता दूं आपको, मैं जो हूं ना, मेरी इज्जत करें बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं हूं वोटर नवाज शरीफ साहब के हल्के का। मेरे हक में को अच्छी अच्छी बातें करें, मुझे खींचे अपनी तरफ, मैंने आज वरना मैं गया उधर। हमारे प्रोग्राम में क्या उस्मा क्या कह रही है दोबारा? यार एक मिनट सुनो देना, क्या कह रही है दोबारा? मैंने बहुत सारी तल्ख बातें आपकी नजरअंदाज की, क्योंकि आप हमारे वोटर हैं। यस, और आप हमारे साथ आंखों में। मैं उस हल्के का वोटर हूँ। वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरी पार्टी तो इलेक्शन में हिस्सा लेती नहीं, तो मैं किसको वोट डालूं? तो शामी साहब से मुशावरत करूंगा, हमारे बुजुर्ग हैं जिसको कहेंगे उस तरफ सोच लेंगे, फिर क्यों आपकी पार्टी कहेगी उसको वोट डालना। मैं आपसे लाइव विरोध
आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुल्क को खुशहाली दिलवाना चाहते होंगे, आग लगवाना नहीं। वाह, ये तो मुझे याद आ गया, ज़िया-उल-हक साहब का रेफरेंडम था, उन्होंने कहा अगर आपने इसको इस्लामी मुमलिकत बनाना है तो जनरल ज़िया-उल-हक को 5 साल के लिए सदर मुमलिकत तस्लीम कर ले, PDP चलता बचपन छोड़। लो जी, आज की ट्रांसमिशन से मैं जा रहा हूँ, आपकी मर्जी देखते रहिएगा बाद में भी, और कल इंशाल्लाह मैं आपको साथ में फिर मिलूंगा। मुझसे पहले मसूद साहब हैं, उनको भी देख लीजिएगा, लेकिन मुझे साथ में ज़रूर मिल लीजिएगा। व्यूअर्स को कह रहा हूँ, दीजिए इजाज़त कल तक के लिए।